बेटा। तो बेटा पिछले दिन हम लोग बात कर रहे थे लैटिसिफेरस टिश्यूज के बारे में, है ना। तो यू हैव स्टडीड दैट लैटिसिफेरस टिश्यूज which are the special tissue, specific tissues. So these are two types. One is the lenticephorus tissue, another is the glandular tissues. तो हम आपको पिछले दिन लैटिसिफेरस टिश्यूज के बारे में सारी बात बता दिए हैं, सही है ना। आप में से किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट्स है तो। अब बात करनी है ग्लैंडुलर टिश्यूज की, यानी कि ये वे ऊतक हैं पौधे के अंदर जो ग्लैंड्स फॉर्म करेंगे, है ना। अब ग्लैंड्स दो तरह की नेचर की होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो देखिए कहां तक आप गए हुए हैं, चेक कर लीजिए। वही होती है, तो दो प्रकार की होती है। पहला एक्सटर्नल ग्लैंड्स, एक्सटर्नल ग्लैंड्स यानी जिसे हम हिंदी में बाह्य ग्रंथियां कहेंगे। एक्सटर्नल का मतलब ही होता है बाह्य, बाह्य ग्रंथियां, ठीक है बेटा। और दूसरी इंटरनल ग्लैंड्स, इंटरनल ग्लैंड्स। डिस्कशन करना है तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है। इंटरनल ग्लैंड्स, तो ये हो गई बाह्य ग्रंथियां, ये हो गई आंतरिक ग्रंथियां। दैट्स ऑल। तो लेट्स सी द फर्स्ट वन, एक्सटर्नल ग्लैंड्स। चलिए अब बोलिए, एक्सटर्नल का अर्थ ये हुआ कि ऐसी ग्रंथियां जो पौधे के एपिडर्मल पार्ट में होंगी। आप जानते हैं जैसे हमारे शरीर के ऊपरी आवरण का नाम है एपिथेलियल टिश्यू, जो स्किन बना रही है। अब आपके स्किन में 3 ग्लैंड है, कौन कौन? सीबेशियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड। तो सीबेशियस ग्लैंड है जो जहां बाल शरीर पे ज्यादा होता है वहां पाई जाती है। तैलीय ग्रंथि, इसलिए देखना शरीर के जिस हिस्से पर बाल होगा वहां की त्वचा काफी नरम मुलायम होगी। और तुम्हारे शरीर पे जहां बाल नहीं है, जैसे होठ पे नहीं है, हथेली में नहीं है, तो इन जगहों पे स्वीट ग्लैंड सबसे ज्यादा होती है, जिसे तुम पसीने वाली ग्रंथि कहते हो। और मेमोरी ग्लैंड हम इंसान में केवल छाती पे होती है, मेमोरी ग्लैंड, राइट है। उसी तरह से पौधे में भी उसका जो बाहरी स्किन है उसका नाम एपिडर्मिस है। और तुम्हें अभी पिछले दिन में बताए थे जब पढ़ा रहे थे रूट के बारे में, कि जो एपिडर्मल सेल हैं वही एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस का निर्माण करती हैं। तो उन एपिडर्मल सेल के अंदर में जो मौजूद है ग्रंथियां वो सब एक्सटर्नल ग्लैंड्स। क्लियर हो गए? बाह्य ग्रंथियां पौधे के एपिडर्मिस पार्ट में पाई जाती हैं। एपिडर्मिस पार्ट में पाई जाती है। कुछ पौधों में ये ग्रंथियां एपिडर्मिस पर निकले अनेक छोटे 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 हेयर्स के ऊपर होती हैं।
जिन्हें हम ग्लैंडुलर हेयर्स कहते हैं। ग्लैंडुलर हेयर्स कहते हैं। जैसे तंबाकू में, तंबाकू का नाम सुने होंगे, जिससे निकोटीन निकलता है तंबाकू में। इसी प्रकार देखोगे जब फ्लावर बन जाता है तो फ्लावर की ओवरी में नेक्टर ग्लैंड निकलती है, और वो देखना एक शराब निकालती है, जिसकी वजह से पुष्प में खुशबू पैदा होती है, और उसी खुशबू से आकर्षित होकर इंसेक्ट पुष्प पे पहुंचकर परागण की क्रिया कराते हैं। उसी रस को चूसने के लिए आता है, और वो परागकण उसके पैर से, उसके पंख से, है ना, लिपट जाते हैं, और फिर जब वो स्टिग्मा पे जाता है तो वहां पहुंच जाते हैं। तो इसी को तुम पढ़ते होगे, कीट परागण कहते हैं। तो इसी प्रकार लिख सकते हो। इसी प्रकार पुष्प में ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर नेक्टर ग्लैंड बनते हैं, नेक्टर ग्लैंड्स बनते हैं, जो एक शराब स्रावित करते हैं, जिससे स्मेल आती है, और उसी स्मेल से आकर्षित होकर इंसेक्ट फ्लावर पर पहुंचते हैं और पोलिनेशन की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। पोलिनेशन यानी परागण, यानी ये सब एक्सटर्नल ग्लैंड है। इसी प्रकार से एक और तुम लोग को बताए थे पिछले कुछ दिनों पहले कि जहां की जमीन दलदली होती है, यानी बोगी एरियाज, हमने बताया था उसमें मीथेन गैस की अधिकता होती है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी रहती है। तो हमने बताया था, रूट पढ़ाते हुए बताया था कि उस एरिया में जमीन के अंदर से खूंटी की तरह जड़ें बाहर निकल आती हैं, जिन्हें निमेटोफोर्स कहते हैं, जिन्हें निमेटोफोर्स कहते हैं। अभी मुश्किल से 2-3 हफ्ते पहले पढ़ाया गया है, निमेटोफोर्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि जिन पौधों में ऐसा नहीं होता वो पौधे इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं, यानी हम उन्हें कीटाहारी पौधे कहते हैं। और तब वो नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए वो कीड़े मकोड़ों को ही पत्तियों में घेर कर बंद करके खा जाते हैं, है ना। तो उनकी पत्तियों में कौन ग्लैंड है, एक्सटर्नल ही ग्लैंड है, जो एक स्राव निकालती है, जिससे उन कीड़े मकोड़ों को पचा करके वो पौधा उसको मार डालता है और उसके शरीर से प्रोटीन ले लेता है। अंडरस्टूड। तो इन पौधों को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीटाहारी पौधे। और तुम लोग जानते ही हो ये दलदली भूमि में उगते हैं, और उनकी पत्तियों पर जैसे ही कीट बैठते हैं बस पत्तियां बंद हो जाती है, और पत्तियों में एक्सटर्नल ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस निकाल देती हैं, और जूस निकाल के उसको पचा करके उसको मार भी देती हैं, और पचाकर सारा प्रोटीन, सारा नाइट्रोजन वो लेकर अपने डेवलपमेंट में लगा लेती है। तो वही बात बोल रहा हूँ कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में उनकी लीफ में भी एक्सटर्नल ग्लैंड होती हैं, उनके लीफ में एक्सटर्नल ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेस्टिव जूस का स्राव करती हैं। डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस का स्राव करती हैं, यानी दे सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूस, स्राव करती हैं, और उस स्राव से वो इंसेक्ट को घेर कर किल करके उसको डाइजेस्ट कर लेती है।
किल करके उसे डाइजेस्ट कर लेती है। तो यहाँ तुम्हारे लिए कंपटीशन की 3 बातें हो गई कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कहाँ होते हैं। तो दे आर ऑलवेज फाउंड इन दोज एरिया वेयर विच एरिया आर द बोगी बोगी, यानी जो दलदली जमीन है उस दलदली जमीन में ये पौधे उगते हैं। क्यों उगते हैं? क्योंकि उस जमीन में मीथेन गैस रहती है, नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो ऐसी ही जगह जहां नाइट्रोजन की कमी बनी रहती है वहीं ये पौधे उगते हैं, और इस कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को मार के खा जाते हैं। और उनकी पत्तियों में ये एक्सटर्नल ग्लैंड रहती है जो एक डाइजेस्टिव जूस का स्राव करती है, और उसी से वो उसको घेर कर मार करके पचा करके प्रोटीन ले लेती है। तो ये एक्सटर्नल ग्लैंड्स हों। बोलो एनी डाउट्स? अब आ जाओ आगे, इंटरनल ग्लैंड्स। इंटरनल ग्लैंड्स, अब इंटरनल ग्लैंड्स का मतलब ये निकलता है कि ये पौधे की जो ऑर्गन है या ब्रांच है या लीफ है, यानी उसका चाहे वेजिटेटिव पार्ट हो चाहे उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो, उनमें ये ग्लैंड्स अब एपिडर्मल यानी एपिडर्मिस में ना रह करके वो भीतर रहेगी। जैसे कि कार्टिकल जोन में चली गई, स्टेम के कार्टिकल जोन में चली गई, एंडोडर्मल जोन में चली गई। अब वहां जाकर के वो सिक्रीशन करेंगी, जैसे कि तेल बनाना, फाइबर के अंदर में फूड स्टोर कर लेना, फिर स्राव बनाकर बाहर निकालना। तो ये जो है इंटरनल ग्लैंड्स में आएगा। अंडरस्टूड? तो लिख लो, इस प्रकार की ग्रंथियां पौधे के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार का स्राव बनाती है, यानी दे मेक द सिक्रीशन इनसाइड द प्लांट। स्राव बनाती है। स्राव बनाती है, क्लियर है? उन्हें हम इंटरनल ग्लैंड्स कहते हैं। इंटरनल ग्लैंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लीजिए, एक एक करके लेते हैं। जैसे पहला हम ले रहे हैं तेल ग्रंथियां। आप देखे होंगे कुछ पौधे स्टेम में गरमाने पर तेल निकालते हैं, कुछ पौधे देखना सीड में से निकालते हैं। जैसे सरसों है, पेरोगे तो तेल निकलेगा, तो ये उसके अंदर कोई ग्लैंड है तभी तो बना रही ना। तो ये है आइली ग्लैंड्स, तैलीय ग्रंथियां, आइली ग्लैंड्स। ये ग्रंथियां तेल बनाती हैं। ओके, जो नेचुरली एंटीसेप्टिक होती है। एंटीसेप्टिक जानते हो ना? तेल लग, जैसे तुम्हें कहीं घाव लग जाता है तो कहते हो तेल लगा दो ठीक हो जाएगा। उंडेड हो गया तो छाती कहीं हो गई हो तो छाती की पूर्ति करने के लिए जो दवा हम खाएंगे उसे एंटीसेप्टिक मेडिसिन कहेंगे। और अगर ऐसा गुण रखने वाला कोई तेल बन रहा है तो वो एंटीसेप्टिक ग्लैंड हो गई, अर्थात आइली ग्लैंड है जो एंटीसेप्टिक लिक्विड फॉर्म कर रही हैं, जिसकी वजह से ये तेल हमारे शरीर में क्षतिग्रस्त हो जाने पर वहां यूज किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक होती है। तो ये कौन हो गई? आयली। जैसे जैसे में आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, जैसे सरसों है,
राई है ना, यानी तुम्हें बॉटनिकल नेम पीछे पढ़ा चुका हूँ, सरसों क्रूसीफेरी में है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रेशिया, हो याद करते हो इसलिए तुम लोग को याद। नंबर 2 रेजिन ग्लैंड्स। रेजिन ग्लैंड्स दूसरा, अभी हमने दिया आइली ग्लैंड्स, अब दे रहा हूं रेजिन ग्लैंड्स। ये ग्रंथियां रासायनिक पदार्थ का स्राव करती हैं, रासायनिक पदार्थ का स्राव करती हैं। ओके बेटा, रासायनिक पदार्थ का स्राव करती हैं। एनी डाउट? इनके अंदर रेजिन डक्ट भरा रहता है, रेजिन डक्ट भरा रहता है, उसी के द्वारा स्राव निकालती है। हो गया? अगला लीजिए हाइडेथोट्स, यानी जल स्राव करने वाली ग्रंथियां। हाइडेथोट्स, हाइडेथोट्स आप देखे होंगे। आप देखना ये वाली ग्रंथियां ना मैक्सिमम हाइड्रोफाइट्स में होती हैं। हाइड्रोफाइट्स मतलब जलीय पौधा। तो तुम जानते हो बेटा जलीय पौधे जैसे इकॉर्निया है, जलकुंभी है, सिंघाड़ा है, लोटस है। तो देखना धूप लगने पर ये अपनी पत्तियों तनों से बड़ी तेजी से पानी वाष्पोत्सर्जित करते हैं। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है बड़ी तेजी से, वो कहां से हो रहा है? हाइडोथोड से हो रहा है। अंडरस्टूड? तो ये प्राय जलीय पौधों में पाई जाती हैं। कमेंट कर दो, जलीय पौधों में पाई जाती हैं। हो गया? जैसे जलकुंभी, यानी कॉर्निया कहते हैं जलकुंभी को। हो गया? जैसे जलकुंभी यानी इकॉर्निया, टमाटर यानी टोमेटो, लोटस इत्यादि पौधों में ये होती है। इनके नीचे इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस तो समझी गए, अंतराकोशिकीय स्थान। इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, इंटरसेल्यूलर, यस इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं। राइट है बेटा? वहीं पर ये जल संचय कर लेती हैं और फिर वहीं पर ये वाटर स्टोर कर लेती हैं और बाहर स्रावित करती रहती। बाहर
स्रावित करती रहती है। ओके, अब बोलो, बात तो समझ आ गई ना। अब तुम लोग को याद होगा कि पहले जैसे ही हमने टिश्यू पढ़ाना शुरू किया था, तभी हमने क्लासिफिकेशन करके तुमको अध्ययन में सुविधा के लिए बांट दिया था। अब तुम लोग वो चीज अब तक तो कई बार रिपीट कर लिए होंगे, क्योंकि पढ़ने का मतलब यही होता है कि जो टीचर पढ़ा दे उसको घर जाके अपना तैयार कर ले। तो तुमने अपना तैयार अच्छी तरह से कर लिया होगा, क्योंकि वो तुम्हें को ही करना है। तो तुमने अब तक यही पढ़ा था कि जितने भी टिश्यूज हैं हमने उनको दो आधार पे पहले बांटा था, है ना। उसको हमने ये दो में बांटा था, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और दूसरा जो है तुमने परमानेंट टिश्यू, है ना जी, में बांट दिया था। क्लियर है। फिर तुमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 में बांटा था। अब खाली बोल दे क्योंकि सब बता चुके, कई बार बता चुके। फिर परमानेंट टिश्यू को 3 में बांट दिया। इसको जो 3 में बांटे थे वो था पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब यहाँ पर जो तुम्हारा था परमानेंट टिश्यू, फिर उसको बांट दिए, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, स्पेसिफिक टिश्यू। तो अभी मैंने इसी स्पेसिफिक की बात की थी, एक लैटिसिफेरस थी और एक ग्लैंडुलर थी। तो लैटिसिफेरस पिछले ही दिन पढ़ा दिए थे और अभी ग्लैंडुलर की बात हमने कर ली। अब कोई डाउट है? अब चलो आगे बढ़ाई करते हैं। अब आगे सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उठाया जा रहा है, जिसका नाम है टिश्यू सिस्टम। यही टिश्यू सिस्टम है जिसको अभी कुछ दिन पहले तुमको मैंने इशारा किया हुआ था, एक्सार्च, एंडार्च और मेजार्च, जब तुम्हें हमने फ्लोएम जाइलम की बात करी थी। आओ चलो देखो, अब हम टिश्यू सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। किसी भी बच्चे से जब एनाटॉमी में वाइवा चलता है तो उसका वाइवा इसी बिंदु पर सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उस बच्चे को कितना टिश्यू सिस्टम की जानकारी है, एंडार्च, एक्सार्च, मेजार्च क्या है, इसके अलावा पैरेन्काइमा सेल कैसी है, कोलेन्काइमा कैसी है, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है, ये सब की अगर उसके पास अच्छी जानकारी है तो इसका मतलब वो बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है उसी के बस का ये है और वही इसको तैयार कर सकता है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण पक्ष होता है। जैसे अभी टैक्सोनॉमी खत्म किया तो बताया कि इसमें क्या क्या चीजें आपके पास रहनी चाहिए। चलिए बात करें, आइए टिश्यू सिस्टम, इसे हिंदी में कहते हैं ऊतक तंत्र। आप अच्छी तरह पढ़ के आ रहे हो कि एक जैसी संरचना और कार्य में एक जैसी कोशिकाओं का जो समूह है वही टिश्यू कहलाता है। और अब जब वो टिश्यू काम करेगा तो टिश्यू आर्गन बनाता है और आर्गन मिल करके सिस्टम बनाते हैं, वही कहलाता है टिश्यू सिस्टम। जैसे अभी पिछले दिन मैंने कहा कि जाइलम है तो वो 4 सेल से बनी है, जाइलम बेसल, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, और ये सब मिल गई तब जाकर के कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि वाटर के ट्रांसलोकेशन का कार्य पूरा हुआ, तो वो बना लिया जल तंत्र यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम। समझ आ गई? ऐसे ही अगर तुम अपने शरीर में देखो तो तुम्हारे शरीर में जैसे मान लो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, तो वो सिस्टम किस लिए है? क्योंकि वह कई अंग से बनी है। जैसे श्वसन प्रणाली का नाक है, नेजल अपर्चर है, नेजल सेप्टम है, फेरिंक्स है, इसोफेगस है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया से निकलने वाली ब्रेंकियाल्स है,
ब्रांकाई है, लंग्स है, फिर इसके बाद इंटरकोस्टल मसल है, डायफ्राम है, ये सब मिलेंगे तब जा करके फेफड़ा पचकेगा, हवा खींचेगा, ये सारे वर्क होंगे। तो जब किसी भी एनिमल या प्लांट में अंग मिलकर कोई एक कार्य करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, अर्थात सब मिल करके वो काम को करते हैं, तो अब वो कार्य जो एक तंत्र बन जाता है, वह उस कार्य के नाम पर उस सिस्टम कहलाता है, यानी उसे वैसा सिस्टम कहते हैं। जैसे अभी जल तंत्र को कहा मैंने, तो जाइलम बेसल, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये मिल गए, तब इन्होंने खनिज लवण और जल को अवशोषित करके ऊपर तक पहुंचाया। तो अब ये सब मिलकर एक सिस्टम बना लिए, इस सिस्टम को कहेंगे जल संवहन तंत्र, यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम। समझ आ गई आपको? अर्थात एक जैसी संरचना और कार्य की कोशिकाएं का समूह ऊतक है, और ऊतक मिलकर जिस अंग जिसे बनाती है उसे अंग कहते हैं, और अंग मिलकर के जो तंत्र बनाते हैं उसे सिस्टम कहते हैं। समझ आ गया? दे दीजिए। उच्च वर्ग के पौधों के ऊतकों के द्वारा किसी कार्य को संपादित करने के लिए कार्य को संपादित करने के लिए, ठीक है, पहले ऑर्गन बनाया जाता है। पहले ऑर्गन बनाया जाता है, फिर एक जैसे ऑर्गन मिल करके सिस्टम का निर्माण करते हैं। सिस्टम का निर्माण करते हैं। अब वो जिस प्रकार का कार्य कर रहे होते हैं, उस आधार पर उस सिस्टम का नामकरण किया जाता है। नामकरण किया जाता है। इसीलिए आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं कि किसी भी बॉडी की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं, और जब एक जैसी संरचनात्मक और क्रियात्मक कोशिकाओं का समूह मिलता है, तब देखिए टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू मिलता है तो आर्गन बनता है, जैसा अभी अभी आपने पढ़ा, और फिर आर्गन के मिलने से तब सिस्टम बनता है। अब अगर आपको याद हो तो आप लोग कक्षा 9-10 में कभी जड़ का तंत्र पढ़ के आए हो, जड़ की सेलुलर स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जो लोग पढ़ के आए हैं, पढ़ के सब लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, बट आपको ध्यान में नहीं हो तो थोड़ा यहाँ पर देखिए, और पढ़ना ये आपकी जिम्मेदारी है और आप उसे करते रहिए। इसके लिए कोई दूसरा काम आपका नहीं कर सकता, पढ़ाई का काम आप ही को करना है। तो आप उसको ईमानदारी दिखाएंगे तो हमेशा अपडेट रहेंगे, नहीं ईमानदारी दिखाएंगे तो वहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम और कहीं से नहीं आती है, प्रॉब्लम स्वयं पैदा की जाती है। पढ़ने वाला विद्यार्थी उस काम को ना करे उसके लिए प्रॉब्लम है, करे उसके लिए सलूशन है। जैसे आपको अब तक जितना पढ़ा दिया गया है उतना आप पढ़ते हैं तो आपकी प्रॉब्लम खत्म है, नहीं पढ़ते हैं तो यही आपकी प्रॉब्लम। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति की सफलता या असफलता के लिए बाहरी लोग जिम्मेदार नहीं होते, व्यक्ति वो खुद जिम्मेदार होता है।
चाहे वो सफल हो चाहे असफल हो, उसकी जिम्मेदारी स्वयं की है, क्योंकि वो जिस तरह का काम करेगा वैसी ही उसकी सफलता या असफलता बनेगी। काम करेगा सफल हो जाएगा, काम नहीं करेगा असफल हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब इतना तोड़ तोड़ आपको पढ़ाई लिखाए जाते हैं कि वो घर जाके आप वैसे कर डालिए, तो कर लेते हैं आप तो सही रहता है। तो आप अगर ऐसे ही 9-10 में पढ़ के आए होंगे, और हमने तो 3-4 महीने पूरा 11 के बच्चों को टाइम भी दे दिया कि भाई पढ़ डालो पढ़ डालो पढ़ डालो, तो आपने किया होगा। जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूं, तो आप देखोगे ये एपिडर्मल सेल है। अभी हमने पिछले दिन के भी लेक्चर में बताया कि जब आयताकार कोशिकाएं बीच में उठी उठी रहेंगी तो ये एपिडर्मल सेल है। कभी कभी देखना तो ये कॉलमनर फॉर्म में भी रहती है, ऐसे जैसे एनिमल सेल में देखना ज्यादातर ऐसे ही रहेगी, परंतु प्लांट सेल में भी दिख जाएंगी। तो ये भी एपिडर्मल सेल है, देख लो आयताकार है। तो ये एपिडर्मल सिस्टम है। फिर इसके नीचे यहाँ एंडोडर्मिस रहता है, उसके बीच में देखना पैरेन्काइमा चाहे कोलेनकाइमा का पूरा एक कोशिका का समूह यहाँ दिखाई देगा। अभी हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे भी, अभी मैं इस टिश्यू सिस्टम को बांटना चाहता हूँ। तो ये पूरा का पूरा एपिडर्मिस से लेकर हाई जोन घेरा देख रहे हो एंडोडर्मिस का, इसके बीच में ये सारा जोन कॉर्टिकल जोन कहलाता है, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसके बाद तो फिर से एपिडर्मल सेल शुरू हो जाती है। ये देखो एंडोडर्मिस शुरू हो गई। फिर इसके नीचे हमने पिछले दिन दिखाया था कि ऐसे ब्रिक मॉडल तुम्हारा मिलेगा, तो ये पेरिसाइकिल का जोन होता है। और इसके बाद तब यहाँ जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम, और बीच में पिथ का जोन होता है। तो इस तरह अगर पूरे एनाटॉमी को, चाहे पौधा हो चाहे पौधे का चाहे जड़ हो चाहे तना हो चाहे पत्ती हो, इस पूरे को देखा जाए तो इस पूरे टिश्यू सिस्टम को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऊपर का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और यहाँ जाइलम फ्लोएम जो संवहन का काम कर रहा है, यानी कि वैस्कुलर सिस्टम। समझ आ गया? जैसे जैसे आकांक्षा यहाँ आओ, खड़ी हो, जैसे यहाँ देखो इसको खड़ा कर रहे हैं, यहाँ खड़ा हो और हाथ ऐसे करो। अब जैसे इसकी हाथ को देखो और आगे बढ़ो ना, डरो मत, फांसी नहीं लग रहा है। तो ये देखो इसके बॉडी का ये ऊपर का पहला हिस्सा एपिडर्मल है, यानी ये स्किन है, और शरीर में इसके जितने ऑर्गन हैं तुम्हारे भी हैं, सब पर देखो चमड़ी लगी हुई है। और इस चमड़ी के नीचे देखो तो हड्डी और उसके ऊपर मांस है, और फिर उसके नीचे देखो तो रक्त का ब्लड वेसल का जाल बिछा हुआ है ना। तो ये 3 चीज जैसे हमारे को है, बस इसमें एक चीज और हमारे में है, नर्वस। अगर हम इसका हाथ यहाँ पकड़ लिए हैं तो इसको पता चल रहा है कि यहाँ पकड़ा गया है। इसको ठंडी लग रही तब उसने जैकेट पहन लिया है, पैर में इसके ठंडी नहीं लग रही इसलिए चप्पल पे आई है। ठंडी जिस दिन लगेगी उस दिन ये सब मोजा पहन लेगी, जूता पहन लेगी, ये इसकी मर्जी। या फिर अभी घर जाएगी तो इसका मन करेगा हमारा पैर ठंडा हो गया तो आग बार के आग तापेगी। यानी इसको जो कुछ भी होगा वैसे हम सबके साथ भी होता है, वो नर्वस टिश्यू है। यानी कि हमारे में कुल 4 टिश्यू सिस्टम फॉर्म हो रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम, मस्कुलर टिश्यू सिस्टम, राइट, कनेक्टिव टिश्यू सिस्टम और नर्वस सिस्टम। पौधे में ऐसा नहीं है, पौधे में कितना है, 3। ये जो एपिडर्मल वाला है उसमें भी है, ये देखो एपिडर्मल वाला जो हमने हड्डी मांस कहा वो वाला ग्राउंड टिश्यू है, और तीसरा जो हमने खून दौड़ने वाली बात कही वो है वैस्कुलर सिस्टम, जो भोजन पानी दौड़ाएगा। जा बेटा बैठ जा, क्लियर हो गया, समझ आ गई? तो इस तरह पौधे में जो टिश्यू सिस्टम है वो कितने हो जाएंगे बेटा, 3। अब ये रोल क्लियर हो रहा है? यानी सेल फॉर्म करेगा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और इस सिस्टम से ये पौधे की बॉडी खड़ी होगी। और जब बॉडी खड़ी है तो उस बॉडी के कंस्ट्रक्शन में ऊपर एपिडर्मल टिश्यू है, उसके नीचे कॉर्टिकल टिश्यू है, और सबसे नीचे वैस्कुलर टिश्यू है।
यानी कि एक का काम है बाहर से प्रोटेक्ट करना, दूसरे का काम है शरीर का कंस्ट्रक्शन देना और मैकेनिकल सपोर्ट देना, और तीसरे का काम है भोजन पानी का वितरण बना के रखना ताकि वो जीवित बना रहे। अब दोनों कठिन लग रहे हैं। अब यहां से शुद्ध एनाटॉमी शुरू हो रही है, ये कंस्ट्रक्शन फेज शुरू हो गया। क्लियर हो गया? तो लिख दो, इस टिश्यू सिस्टम को 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। तीन भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। बोलो कौन? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा कार्टिकल या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा वैस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ओके, तो आज के लेक्चर का टाइम ओवर हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, आज का बायो का लेक्चर ओवर हो गया। 2 मिनट में पुनः ऑनलाइन होता हूँ फिजिक्स के लिए, आप तैयार रहिए।